प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा विषय है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन प्राचीन काल से ही होता आया है। विदेशी व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए यहाँ आते थे। व्यापार करने के लिए ही भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। सर्वप्रथम पुर्तगाली जलमार्ग होते हुए भारत आए। उनके बाद डच, उनके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिस, उसके बाद फ्रांसीसी और अंत में स्वीडिश भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए। जल्द ही भारत के समुद्र के निकटवर्ती और समुद्र के सामुद्रिक इलाकों पर यूरोपियों का एकाधिकार स्थापित हो गया। अब हम संक्षिप्त में एक एक करके इन व्यापारिक कंपनियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पुर्तगाली। 17 मई 1498 को जलमार्ग से सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत आया था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। वास्को डिगामा सामुद्रिक मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नामक स्थान पर आया। वहाँ का तत्कालीन हिंदू शासक जमोरीन था। जमोरीन ने ही कालीकट पर वास्को डिगामा का स्वागत किया था। वास्को डिगामा को व्यापार करने की सुविधा जमोरिन ने ही प्रदान की थी। पंद्रह सौ में पुर्तगालियों ने कोचीन, केरल के पास अपनी कोठी बनाई। जमोरिन ने उस कोठी की सुरक्षा का इंतजाम भी करवाया, क्योंकि बहुत से अरब व्यापारी इन नए व्यापारी वर्ग के खिलाफ थे। इसके बाद कालीकट और कन्नौर में भी पुर्तगालियों ने कोठियाँ बनाई। उस समय पुर्तगाली भारत में अकेले व्यापारिक शक्ति थी। सन 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया और उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। वास्को डिगामा 1499 में वापस लौटा और तब जाकर भारत के व्यापारिक मार्ग के विषय में उसने वहाँ लोगों को बताया। यूरोपियों का भारत में आने का मुख्य मकसद था व्यापार करना। वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नामक पुर्तगाली को भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों का अधिकृत गवर्नर बनाकर भेजा गया। फ्रांसिस्को को हिंद महासागर में व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना था, पर वह इसमें असफल रहा और 1509 में वापस पुर्तगाल चला गया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के
बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को अगला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। अल्फांसो को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीयों से विवाह करने की सलाह दी थी ताकि भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाई जा सके। उसने गोवा और फारस की खाड़ी में स्थित द्वीप पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर से छीना था। बीजापुर का तत्कालिक शासक यूसुफ आदिल शाह था। 1503 में अल्फांसो ने ही कोचीन में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण करवाया था। 1530 ईस्वी में गोवा भारत में पुर्तगालियों की राजधानी थी और जैसा पहले ही बताया जा चुका है कि पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा बनाया गया था। 1560 में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा को गवर्नर बनाकर भेजा गया, जिसके साथ ईसाई संत जिनका नाम था सेंट फ्रांसिस जेवियर, वह भी भारत आया था। पुर्तगालियों ने अपने समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया था, जिसके तहत उनके अधिकार क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज़ों को सुरक्षा कर देना होता था, जिसे कार्टज कहा जाता था। यह एक परमिट के जैसे होता था। भारत में लाल मिर्च, काली मिर्च और तंबाकू की खेती पुर्तगालियों की ही देन थी, जिन्होंने 1793 ईस्वी में पांडिचेरी पर अपना अधिकार कर लिया। 17वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों की शक्ति भारत में डचों के आगमन, धार्मिक असहिष्णुता और पुर्तगाली शाही सरकार के हस्तक्षेप के कारण क्षीण होने लगी और भारत में पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरी व्यापारिक कंपनी डच, जो हॉलैंड के निवासी थे, उनके विषय में चर्चा करेंगे। डच लोग जो हॉलैंड के निवासी थे 1596 ईस्वी में भारत आए थे। डचों ने 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। डचों द्वारा ही भारत से व्यापार हेतु सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी शुरू की गई थी। बंगाल के चिनसुरा में डचों ने एक कारखाना भी स्थापित किया था। डच लोगों का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया के टापुओं पर व्यापार करना था। भारत उनके व्यापारिक मार्ग में पड़ने वाली बस एक कड़ी थी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। डचों ने गुजरात, कोरामंडल, बंगाल और उड़ीसा आदि में व्यापारिक कोठियाँ खोली थीं। डचों ने पहली कोठी मुसलीपट्टम में स्थापित की तथा दूसरी पुलिकट में की थी। 17वीं शताब्दी में डच व्यापारिक शक्ति चरम पर थी। डच लोग भारत में सूती वस्त्र, अफीम, रेशम तथा मसाले आदि महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात करते थे। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों
और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें डच इतनी बुरी तरह हारे कि भारत से उनके पैर ही उखड़ गए। और यही कारण था कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के सामने डचों की शक्ति छिन्न हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगली व्यापारिक कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही अंग्रेजों के भारत में प्रवेश पर चर्चा करेंगे। भारत में व्यापार के लिए आई सभी व्यापारिक कंपनियों में से अंग्रेज सबसे शक्तिशाली थे। 1599 ईस्वी में जॉन नामक पहला अंग्रेज भारत आया था। 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ब्रिटिश कंपनी को भारत से 15 वर्षों तक व्यापार हेतु अधिकार पत्र प्रदान किया गया। स्थल मार्ग से लीवेंट कंपनी को तथा समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। इस कंपनी से 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड का राजदूत बनकर आया था। भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से हॉकिंस ने सूरत में बसने की गुजारिश की और जहांगीर को उपहार स्वरूप दस्ताने और इंग्लैंड में प्रयोग की जाने वाली बग्घी दी, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। पुर्तगालियों और अन्य स्थानीय व्यापारियों के विरोध के कारण जहांगीर चाहकर भी अंग्रेजों को सूरत में बसने की आज्ञा न दे सका। फलस्वरूप अंग्रेजों ने बलपूर्वक 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन द्वारा स्वाली नामक जगह पर पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को हराकर भगा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1613 ईस्वी में जहांगीर ने फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में स्थायी व्यापारिक कोठी बनाने की आज्ञा दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1613 ईस्वी में पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया गया। अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी 1611 में मुसलीपट्टनम में खोली गई थी। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का पहला प्रयास सफल हुआ था। इसके बाद अर्थात प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। और इसके बाद 22 अक्टूबर 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद भारत में कोई भी ऐसा राजनीतिक शक्ति या शासक शेष नहीं बचा जिन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दिया। बक्सर का युद्ध बक्सर नगर के पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल नवाबों, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था। अंग्रेजों ने इस युद्ध के बाद एक संधि की, जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है,
और इस संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गए। हम अगले भाग में इस विषय पर और अधिक चर्चा करेंगे, जो हमारे अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। अंग्रेजों द्वारा जो यूरोपीय कंपनियां भारत आई, यह व्यापारिक कंपनी ने ही सर्वाधिक समय तक भारत पर शासन किया। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर राज किया। अंग्रेजों द्वारा क्रमशः सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में अपना व्यापारिक केंद्र उन्होंने स्थापित किया। अंग्रेज़ों का उद्देश्य था भारत में अफीम, चाय, गन्ना, कहवा, पटसन आदि की खेती कर इनको सस्ते दामों पर खरीदकर इंग्लैंड भेजना था, जिस कारण अंग्रेज़ों ने भारत में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाई तथा सड़कों का निर्माण भी करवाया। साथ ही अंग्रेज़ों का उद्देश्य ब्रिटेन से भारत में आयातित किए गए महंगे कपड़ों को भारत में बेचना भी था। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो अगली महत्वपूर्ण कंपनी थी फ्रांसीसियों की, उसके संबंध में बात करेंगे। 1644 में लुई 14वें के शासनकाल में काल्बर्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो द्वारा औरंगजेब से आज्ञा प्राप्त कर सूरत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने गोलकुंडा के सुल्तान की स्वीकृति प्राप्त करके मूसलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। फ्रांसिस मार्टिन ने 1673 ईस्वी में बलीकोंडापुरम के सूबेदार से एक छोटा गांव प्राप्त करके पांडिचेरी की नींव रखी। 1774 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने चंद्रनगर में कोठी बनाने की आज्ञा प्रदान की। 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा फ्रांसीसी शक्ति बढ़ाने और भारतीय राज्यों पर कब्जा करने के कारण फ्रांसीसी और अंग्रेजों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। फलस्वरूप इन दोनों के मध्य 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सभी व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन व्यापार हेतु हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उनकी लालसा और लालच इतना बढ़ गया कि उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद जैसे सभी तरीके अपनाकर अपने व्यवसाय की जड़ें मजबूत करने की कोशिश की। इन सब में अंग्रेजों की नीतियाँ और कार्यकुशलता के कारण उन्होंने भारतवर्ष पर लंबे समय तक अपना राज्य जो है वो स्थापित किया। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में इन व्यापारिक कंपनियों का आगमन व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने, विशेषकर अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया और भारत में उन्होंने शासन की नींव भी रख दी, जिसकी चर्चा हम आने वाले अध्याय में करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर हम इस विषय को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।